नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल भंडारी में। तो हम पढ़ने वाले हैं आपका देखिए उत्तराखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फिजिक्स के की पॉइंट में आज आपका पार्ट 2 है, जो साथ ही साथ आपके CET BET आदि सभी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रकाश वर्ष और पारसिक आपका क्या होता है, ये दूरी का मात्रक होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बल का मात्रक आपका देखिए CGS पद्धति में क्या होता है, आपका डाइन होता है, और SI में आपको पता है न्यूटन होता है। और बल कैसी राशि होती है, सदिश। तो आपको ये भी चेक करना है कि सदिश सदिश राशि ये भी पूछ लेता है कि इसमें से कौन सी 4 ऑप्शन में देखिए, ठीक है, कौन सी नहीं है, तो ये भी देख लेना एक बार। और एक न्यूटन इक्वल टू होता है आपका 10⁵ डाइन। एक जूल इक्वल होता है आपके देखिए 10⁷ अर्ग, 10⁷ अर्ग में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपका कार्य का CGS पद्धति में मात्रक आपका क्या है, अर्ग है। फिर SI में आपको पता है कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अब ज्योति तीव्रता का मात्रक आपको पता होना चाहिए क्या होता है, आपका कैंडेला। मैं बता चुका हूँ कई बार, पहले वीडियो में भी बताया मैंने। दाब का मात्रक आपको पता है, F/, नहीं होता, दाब इक्वल टू होता है F/F, या F का यूनिट होता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो बार भी क्या है, इसकी SI यूनिट है, ठीक है। अब एक बार इक्वल टू होता है आपका 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये भी आपको याद रखना है। अब न्यूटन का थर्ड लॉ के कुछ एग्जाम्पल हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये पूछ लिए जाते हैं दरअसल एग्ज़ाम में। देखिए क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ आपको पता होना चाहिए, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब एग्जाम्पल फर्स्ट क्या देखिए हमने, आपका बंदूक से गोली जब चलाते हैं तो क्या होता है, हाथ के पीछे की तरफ क्या होती है, बंदूक धकेल देती है। तो ये क्या होता है आपका देखिए न्यूटन थर्ड लॉ एग्जाम्पल है। तो बंदूक से गोली चलाने पर गोली चलाने वाले पीछे की ओर को धक्का लगता है, यानी कि आगे की तरफ गई गोली, यानी कि क्रिया हुई, उसकी प्रतिक्रिया क्या हो रही है, बंदूक की धक्का लग रहा है पीछे की तरफ। तो ये क्या हो गया, न्यूटन का थर्ड लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया। इसी प्रकार देखिए सेकंड एग्जांपल क्या है आपका, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव के पीछे की ओर हट जाना, ये भी न्यूटन का थर्ड लॉ है। और रॉकेट में उड़ान भरना, ये भी आपका न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जांपल है। फिर न्यूटन के सेकंड लॉ के एग्जांपल पे चलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। क्रिकेट की गेंद को जब हम कैच करते समय देखिए हाथ थोड़ा सा पीछे की ओर ले आते हैं, तो ये क्या होता है आपका न्यूटन का सेकंड लॉ से, ठीक है। अब प्लान वेग आपको देख लेना एक बार। देखिए प्लान वेग क्या होता है, वह न्यूनतम वेग, मतलब जिस स्पीड से हम किसी पिंड को फेंकें और वो पृथ्वी के बाहर क्या है, बाहरी कक्षा में पलायन कर जाए, वो होता है आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड रफ्तार से, ठीक है। इस स्पीड से फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी के बाहर चली जाएगी कोई भी वस्तु या पिंड। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर, यानी कि पृथ्वी की सतह से हम जब ऊपर जा रहे हैं तो आपका जी क्या होता है आपका देखिए गुरुत्व त्वरण, इसका मान क्या होगा आपका, घटेगा, ठीक है। जी का मान घटता है बट, और जब भी पृथ्वी सतह से नीचे की ओर जाएंगे तब भी क्या होगा, आपका जी का मान घटेगा, ये आपको याद रखना है। और पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है, जी का मान, गुरुत्व त्वरण का मान 0 होता है, ये आपको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दाब मापन किससे करते हैं हम, आपका बैरोमीटर से। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है आपका, डेंसिटी होती है आपका द्रव्यमान अपॉन आयतन, ठीक है, यानी कि M/V। इसका ऐसा यूनिट क्या है, याद रखना है आपको, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पृष्ठ तनाव होता है आपका T = F/L, फोर्स अपॉन लेंथ, एकांक लेंथ, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो गया आपका, न्यूटन पर मीटर, ये आपको याद रखना है, पृष्ठ तनाव का यूनिट भी और इसका फॉर्मूला भी। फिर आता है आपका एक्सरे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, एक्सरे। अब एक्सरे की खोज किसने की, सबसे पहले तो आपको ये बताना है, रोजन ने, ठीक है, इसकी खोज रोजन ने की। और इसका यूज़ काफ़ी मतलब पूछता है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में। नेक्स्ट चलते हैं हम, देखिए आपका गामा किरण की खोज किसने की, आपका बैकुरेल ने। इसका यूज़ कहाँ होता है, आपका कृत्रिम रेडियोधर्मिता और नाभिकीय अभिक्रिया में। फिर आता है आपका देखिए पराबैंगनी किरण, इसकी खोज की आपका रीटर ने, ठीक है, गामा फिर पराबैंगनी किरण की खोज आपका रीटर ने की है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम, देखिए सिकाई करने में और आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में। फिर आपका देखिए विजिबल जो रे होती है, यानी कि दृश्य विकिरण, इसकी खोज आपका न्यूटन्स ने की थी, जिससे क्या होता है, हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अल्ट्रासोनिक वेव आपको पता है, देखिए प्राश्रव्य तरंग क्या होती है आपकी, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती हैं सारी, ठीक है, जिसे हम नहीं सुन सकते।
और इसके यूज़ देखिए सिग्नलिंग में यूज़ होते हैं, ठीक है। समुद्र की गहराई का पता लगाने में भी किसका यूज़ होता है आपका, अल्ट्रासोनिक वेव का। वायुयान में और चिकित्सा में, ठीक है। ट्यूमर का पता लगाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं आपका, अल्ट्रासोनिक। और आप इंफ्रारेड रेज भी पढ़ लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आपका, देखिए वायु में प्रति 1 डिग्री ताप बढ़ाने पर उसका ध्वनि में चाल देखिए 0.6 मीटर पर सेकंड क्या होगा, चाल बढ़ जाएगी, ठीक है। उसकी जो चाल होगी वो 0.6 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी, कब, प्रति डिग्री ताप बढ़ाने पर, यानी कि 1 डिग्री ताप बढ़ाने पे। नेक्स्ट देखिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए आपका जो परावर्तक पृष्ठ है, जहाँ से रेज टकरा के वापस आएगी और श्रोता के बीच जो आपकी आवाज़ को सुनेगा, प्रतिध्वनि का मतलब होता है इको। तो इको सुनने के लिए जो परावर्तक पृष्ठ और श्रोता सोर्स के बीच जो कम से कम न्यूनतम दूरी होती है वो 17 मीटर होनी चाहिए। 16 पॉइंट कुछ होती है, लगभग हम 17 मान लेंगे, ठीक है। 1 कैलोरी इक्वल टू पता है आपको 4.2 जूल होता है, ठीक है, या 4.18 भी दिया होता कहीं ब्रिटिश में। 1 कैलोरी इक्वल टू, कैलोरी और जूल में संबंध हो गया आपका 4.2 जूल। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम, देखिए आपका ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं आपका, ठीक है, यानी कि प्राइमरी रंग कौन से होते हैं, प्राथमिक रंग कहते हैं जैसे हिंदी में हम आपका, वो देखिए वो होता है आपका नीला, हरा, लाल, ठीक है। याद रखने की इसकी देखिए तरीका है आपका, नी है ला, नी से क्या होगा आपका नीला, है से हरा, लै से लाल, ठीक है। नीला करके याद रखो आप, जिससे आपको प्राइमरी कलर याद हो जाएंगे, नीला, नीला, हरा, लाल। अब लेंस की क्षमता आपका देखिए, इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 100/F। P क्या होगी, लेंस की क्षमता 100/F। F मतलब फोकस दूरी होगी लेंस की या दर्पण की, ठीक है। और ये होनी चाहिए आपका सेंटीमीटर में, इसकी यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, डायप्टर होती है। ध्वनि की यूनिट आपकी क्या होती है, डेसिबल होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद देखिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है आपकी, 25 सेंटीमीटर होती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी से भी पूछ लिया जाता है कभी कभी एक क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला देखिए, आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, M इक्वल टू होता है D/F+1 या 1+D/F, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछ लेता है कभी कभी। अब D क्या होता है आपका, वही होती है स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। F आपको पता है लेंस की फोकस दूरी होती है। तो इसमें संबंध देखिए क्या होता है, M इक्वल टू 1+D/F, ये आपको याद रखना है, आवर्धन क्षमता का सूत्र। फिर आपका आता है फ्यूज़ वायर। फ्यूज़ वायर क्या होता है, लेड और टिन का मिक्सचर होता है, ठीक है। 37% हम लेड लेते हैं, यानी कि आपका लेड का मतलब शीशा हो गया और टिन हो गया, ठीक है, जस्ट टिन 63%, ये आपको याद रखना। लेड टिन क्या होता है, फ्यूज़ वायर। सोल्डरिंग में भी इसका यूज़ करते हैं, लेड और टिन का, हमें याद रखना है। फिर नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसफार्मर, क्या होता है ये पूछ लेता है कभी कभी। तो ये क्या करता है आपका, देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के क्या प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि ये वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ये करता है आपका एसी क्वांटिटी से मतलब है आपका एसी वोल्टेज को ये स्टेप अप तथा स्टेप डाउन कर सकता है, यानी कि एसी वोल्टेज को ये बढ़ा और घटा सकता है, ठीक है। ये काम होता है आपका ट्रांसफार्मर का। नेक्स्ट चलते हैं मोटर पे। मोटर आपने देखा होगा घरों में जो लगा होता है पानी खींचने वाला, सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है वो आपका, देखिए और पंखों में देखा होगा ऊपर लगा हुआ, वो क्या होता है आपका, वो ऐसी डिवाइस होती है कि आपका देखिए करंट लेती है, यानी कि वैद्युत ऊर्जा को ले रही है और फिर आपका मैकेनिकल एनर्जी हमें हवा देती है। या टुल्लू पंप से हम क्या पानी खींचते हैं, तो क्या कर रहे हैं, वैद्युत ऊर्जा दे रहे हैं और वैद्युत ऊर्जा का यूज़ कहाँ हो रहा है हमारा, यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करने में, ठीक है। तो ये होता है आपका मोटर। नेक्स्ट आपका डायनामो जनरेटर, AC DC किसी भी प्रकार का हो सकता है जनरेटर। यह भी एक यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है आपका, देखिए वैद्युत ऊर्जा में क्या कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट के कौन क्या करता है आपका, डायनामो या जनरेटर। मोटर क्या करता है आपका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं हम, देखिए बैटरी की इफिशियंसी, ठीक है। बैटरी की इफिशियंसी आपके देखिए एम्पियर आवर में होती है। चाहे तो आप देख सकते हैं घरों में जो बैटरी लगे होते हैं उसमें लिखा होता है 150 एम्पियर आवर, वो उसकी क्या होती है, कैपेसिटी की, ठीक है, यूनिट होती है। अब आपने देखिए बैटरी भी पढ़ लेना आप, एक होता है आपका प्राइमरी बैटरी, ठीक है, और एक होता है आपका सेकेंडरी। प्राइमरी बैटरी से मतलब है, बैटरी देखो क्या होता है आपका, ए ग्रुपिंग ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, यानी कि सेलों का जब हम समूहीकरण करते हैं तो वो क्या बन जाता है आपका, बैटरी बन जाता है। तो देखिए हमें सेल का पता होना चाहिए। सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सेल क्या होता है आपका, देखिए
प्राइमरी सेल जो होता है आपका, इसमें जो देखिए एक बार ये यूज़ करके दोबारा यूज़ में नहीं ले सकते, यानी कि जो इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है, रिएक्शन होती हैं, वो नॉन रिवर्सेबल होती हैं, ठीक है, यानी कि उत्क्रमणीय नहीं होती। तो इसे हम एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हम प्राइमरी सेल को, ठीक है। इसका एग्जांपल और ड्राई सेल्स आपने घरों में देखा होगा, जो हम घड़ी में सेल लगाते हैं वो ड्राई सेल्स एक तरीके का, ठीक है। बंसन सेल हो गया, ड्राई सेल्स हो गया, लेक्रांची सेल हो गया, वोल्टाइक सेल, ये सब किसके एग्जांपल है? प्राइमरी सेल के या बैटरी के कह सकते हैं। अब सेकेंडरी बैटरी क्या होती है? इसे हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं। फ़ोनों में बैटरी देखी हुई अपने लगी हुई है, घरों में बैटरी होते हैं, वो निकल या एल्कलाइन बैटरीज होती हैं, सेल होते हैं, ठीक है। निकल कैडमियम बैटरीज या फिर लेड एसिड एक्यूमुलेटर कहते हैं इन्हें, ठीक है, वो सेकेंडरी होते हैं आपका। इनके नाम याद रखना, आपको पूछ लेता है। तो ये क्या होते हैं? पुनः आवेशित किया जा सकता है। जो इनमें रिएक्शन होती है इनके अंदर, वो क्या होती है आपकी? रिवर्सेबल होती है, ठीक है। तो उन्हें हम दोबारा पुनः अनावेशित होने के बाद हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं। तो ये भी याद रखना है आपका। देखिए प्राइमरी सेल का जो ईएमएफ होता है वो बहुत लो होता है, 1.8 के आसपास, ये आपको याद रख लेना है। फिर नेक्स्ट आता है आपका, देखिए फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमेशा पूछता है आपका राइट हैंड या लेफ्ट हैंड रूल से। अब इसमें क्या होता है आपका, देखिए अगर हम राइट हैंड के थंब और उसके बगल वाली उंगली और बीच वाली उंगली मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि वो आपस में, देखिए ये 90 बने, ठीक है, ये 90 आपस में इनके जो एंगल हो वो 90 हो, तो अंगूठा क्या फोर्स की डायरेक्शन को क्या करता है? डिनोट करता है, ठीक है। अंगूठा बल की दिशा का डायरेक्शन करता है, और उसके बाद वाली उंगली जो होती है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, ठीक है, याद रखना है। फिर उसके बाद वाली उंगली वो इंड्यूस्ड ईएमएफ को बताती है। तो इसका यूज़ होता है आपका जनरेटर में। इसी प्रकार आपका देखिए फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का रूल होता है, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, सेम वही होता है। अब लेफ्ट हैंड को भी हम इस प्रकार फैलाएंगे कि तीनों उंगली आपस में क्या हो? 90 डिग्री पर हो। लेकिन लेफ्ट हैंड में क्या होता है आपका? फोर्स या मोशन होगा थंब पे, ठीक है, उसकी डायरेक्शन को बताएगा। फिर आपका देखिए मैग्नेटिक क्षेत्र की डायरेक्शन को क्या बताएगा आपका? उसके बाद वाली उंगली। लेकिन जो तीसरी उंगली होती है आपकी, वो आपका करंट बताती है, ठीक है। लेफ्ट हैंड रूल में क्या बताती है? आपका करंट को डायरेक्शन बताती है, लेकिन आपका देखिए राइट हैंड रूल में क्या बताएगी आपका? ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा। तो ये आपको याद रखना इस प्रकार से, देखिए लिखा हुआ है मैंने, याद कर लेना। फिर आपका देखिए प्राकृतिक चुंबकीय लॉ के ऑक्साइड क्या होता है? चुंबक के, ये होता है आपका Fe3O4, ठीक है, ऑक्साइड होते हैं चुंबक के आयरन के। ये क्या होता है? प्राकृतिक चुंबक होता है, या फिर लॉर्ड स्टोन भी आपका प्राकृतिक चुंबक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है कि चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र, वह क्षेत्र जहाँ पे क्या हो सकता है? चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके, ठीक है, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। देखिए नीचे मैंने मैग्नेट बनाया है, तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर क्या होगा? हमें महसूस होगा, कोई लोहा ले आएंगे तो उसको आकर्षित करने का इसमें क्या होगा? बल लगेगा, एक आकर्षित या प्रतिकर्षित, या चुंबक ले आएँ या फिर कुछ लौह वस्तु, ठीक है, तो वो आपका चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। ये पूरा क्या है? देखिए आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। तो इतना याद रखना आपको। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम, देखिए जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं वो, देखिए इसमें चुंबक में क्या होते हैं? आपके दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, ठीक है, नॉर्थ और साउथ। ये आपका देखिए नॉर्थ से निकल के साउथ में क्या होती है? चुंबकीय रेखाएं चलती हैं, ठीक है, इस टाइप से चुंबक में। तो हमेशा क्या होता है? नॉर्थ टू साउथ पोल, ठीक है, यानी कि उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव में क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं। चुंबक के बाहर की बात हो रही है, अंदर की बात करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। साउथ से नॉर्थ पोल पे क्या करती है? एंटर करती है, ठीक है। और चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटती, भी ध्यान रखना है, ठीक है। चुंबकीय बल रेखा क्या होता है आपका? समान, एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और चुंबकीय रेखाएं बल जितनी पास पास होंगी वहाँ के क्या होगा? उतना ही ज़्यादा परबल क्या होगा? आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आपका देखिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, जिसे कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। यह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या होता है? इसके चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या होते हैं? आपका चुंबकित हो जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या होते हैं? चुंबकित होते हैं। इनके एग्जाम्पल याद रखना आपको, कॉपर, बिस्मिथ, सोना, सोडियम, चांदी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आपके अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो पदार्थ होते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़ी सी चुंबकित हो जा सकते हैं।
तो इनके एग्जाम्पल देखिए, थोड़े से चुंबकित हो जाते हैं, जैसे प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, ठीक है, और एल्यूमिन और आपका ऑक्सीजन, ये क्या होते हैं आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, ये आपका पूछ लेता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका, लौ चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से क्या होते हैं आपका मैग्नेटाइज हो जाते हैं, यानी कि चुंबकित हो जाते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं, याद रखने आपको, एफी, निकिल, कोबाल्ट और इस्पात के उदाहरण हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, देखिए सिस्मोग्राफ क्या होता है आपका, यह भूकंप का पता लगाने के वाला उपकरण है, ठीक है। और ठोस कोण की यूनिट क्या होती है आपका स्टेरेडियन होता है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, देखिए ये हमारा लास्ट जो हमने कराया था आपका पार्ट 1, उसमें छूट गया था, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, देखिए आपका के नियम क्या होता है, कोई हमने देखिए मिरर ले लिया या कोई चिकनी पृष्ठ हो गई, उस पर अगर कोई हम अपवर्तित किरण, कोई किरण डालेंगे तो वो उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम एंगल पे, ठीक है। और उसके बीच में अगर हम अभिलंब कह दें तो ये देखिए एंगल क्या बनना है, सेम एंगल होगा, तो सेम एंगल पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये आपका फिनोमिना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, जो आई एंगल होगा वो आपके आर एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो मैंने लिखा हुआ परावर्तन कोण क्या होगा, अपवर्तन कोण के बराबर होगा। अब देख लिए इसकी डेफिनेशन, आपतित किरण, ये जो आ रही है किरण, ठीक है, परावर्तित किरण, और ये आपका अभिलंब, ठीक है, तीनों एक ही तल में होते हैं, ये आपको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसका एग्जाम्पल भी। अब नेक्स्ट चलते हैं, मनुष्य का पूरा प्रतिबिंब देखने हेतु दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई, मनुष्य की ऊंचाई की लगभग आधी होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि शीशे में अगर हमें अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो शीशा कितना होना चाहिए, हमारी हाइट का आधा होना चाहिए, ये आपको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका, यदि समतल दर्पण को हम थीटा कोण पर घुमा दें तो जो परावर्तित किरण होगी वो भी क्या होगी, 2 थीटा एंगल घूम जाएगी, ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना है। और तीसरा पॉइंट एक होता है, देखिए अगर हम समतल दर्पण की तरफ वी वेग से चल रहे हैं, ठीक है, तो प्रतिबिंब हमें हमारी तरफ कितनी वेग से चलता हुआ दिखाई देगा, दुगनी गति से, ठीक है। अगर वी से चल रहे हैं तो टी वी वेग से हमारा प्रतिबिंब हमें शीशे के अंदर आता हुआ दिखाई देगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उत्तल दर्पण में वस्तु की प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है आपका, देखिए वस्तु की प्रत्येक स्थिति में क्या होता है आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा, ये आपको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। और दर्पण के यूबीएफ में संबंध देखिए, 1/f फोकस दूरी हो जाती है 1/v प्लस 1/v यू, ठीक है। अगर यही हम फोकस दूरी का फॉर्मूला आपका पूछते हैं, देखिए किसमें आपका 1/v लेंस में माइनस हो जाता है यहाँ 1/u, ठीक है, इतना याद रखना अपना। लेंस में क्या हो जाता है आपका 1/v माइनस 1/u, और दर्पण में प्लस होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, की पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये आपका लेंस के लिए है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ लेंस, कन्फ्यूज मत होना, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, देखिए यदि वस्तु को दर्पण के समीप रखने पर प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से बड़ा, दूर रखने पर देखिए वस्तु दूर रखने पर उल्टा और वस्तु से बड़ा अथवा छोटा बनता है तो दर्पण अवतल होगा, ये पॉइंट याद रखना है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यदि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है तो दर्पण कैसा होगा आपका, समतल दर्पण होगा, ठीक है। यदि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है तो दर्पण समतल होगा, आपका याद रखना है। फिर देखिए दर्पण का आवर्धन क्षमता का सूत्र देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, पूछता है इस पर एक क्वेश्चन जरूर आता है आपका न्यूमेरिकल, या फिर 1/f 1/u प्लस 1/v वाले पे आता है, या फिर लेंस के फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन आता है आपका, आपको करके जाना है पक्का, ठीक है। इनमें 2-3 क्वेश्चन पूछेगा ही, या तो देखिए आपकी आवर्धन क्षमता पे पूछेगा। आवर्धन क्षमता क्या होती है, देखिए प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन आपका वस्तु की लंबाई, आई क्या होता है प्रतिबिंब की लंबाई, ओ होता है आपका वस्तु की लंबाई, इक्वल टू होता है माइनस के वी आपको पता है प्रतिबिंब की दूरी, यू पता है वस्तु की दूरी, ये होता है नेगेटिव में, ठीक है, इसे कहते हैं देखिए आवर्धन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम लेंस की बात करें तो लेंस में क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, फॉर्मूला सेम यही रहेगा लेकिन ये पॉजिटिव में होगा, ठीक है, ध्यान रखना, कन्फ्यूजन मत होना। अब समतल दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब का देखिए आवर्धन का मान क्या होता है, +1 होता है, ये भी आपको याद रखना है। समतल दर्पण द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब के देखिए आवर्धन का मान +1 आता है हमेशा, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, देखिए प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है, ये शायद मैं बताना भूल गया था आपको की पॉइंट में। तो क्या होता है देखिए सीरीज़ में क्या होता है, ये इस प्रकार से सीरीज़ में क्या होता है, ये सीरीज़ में जुड़ा है, ठीक है।
अब सीरीज़ में क्या होगा, आपका करंट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, और वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हमें ये याद रखना है। सीरीज़ के केस में क्या होता है आपका, देखिए जो रजिस्टेंस लिया हमने R1 R2, ये आपस में देखिए सीधे जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ। R इक्वल टू होता है आपका R1 प्लस आपका R2, ठीक है। ये प्रतिरोध का संयोजन में सीरीज क्रम में है, ठीक है, ये आपका सीरीज क्रम में बन गया। इसमें करंट क्या होगी आपकी, सेम होगी, करंट आई सेम फ्लो करेगी और वोल्टेज अलग अलग होगी। तो मैंने ये लिखा है यहाँ पे, देखिए आई क्या होगी आपकी, आई का मतलब करंट, करंट सेम होगी, 2 पॉइंट लिखे हैं, और वोल्टेज क्या होगी, डिवाइड होगी। तो 2 की पॉइंट याद रख रहे हैं। आई क्या होता है आपका, सेम होता है सीरीज़ में, और वी क्या हो जाता है आपका, यानी कि वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2, ये सीधे जुड़ जाते हैं, ठीक है, श्रेणी क्रम में। अब चलते हैं हम पैरेलल में। ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। देखिए इन पैरेलल में यानी कि समांतर क्रम में क्या होगा आपका, देखिए इस तरीके से चित्र बनाया हमने। अगर इसमें आई फ्लो करें तो I1 I2 क्या हो रही है आपकी, देखिए यहाँ पे नोड से आके डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो दोनों रजिस्टर में I1 I2, R1 में I1 बह रही है और R2 रजिस्टेंस में I2 बह रही है। तो इसमें क्या होगा, वोल्टेज तो देखिए सेम बना हुआ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज क्या होगा आपका, V सेम बना होगा, लेकिन करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो हमें पैरेलल केस में याद रखना है कि करंट आपका डिवाइड होता है और वोल्टेज क्या होता है आपका, सेम बना रहता है। और जो फॉर्मूला होता है इसका 1/R इक्विवेलेंट क्या होता है, ये जुड़ता है आपका लेकिन अपॉन में, 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इस पर भी आपका 1-2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, आपको पता होना चाहिए किलो वाट घंटा तथा जूल में संबंध, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए हमें पता है कि देखिए 1 किलो वाट हावर क्या होता है आपका, 1000 वाट होगा 1 किलो वाट में, ठीक है। और 1 हावर में क्या होता है आपका, 60 मिनट 60 सेकंड से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 36,000 करके वाट सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हमने क्या बना लिया, पॉइंट हटा लिया, 3.6 सॉल्व करके क्या आ गया, 10⁶ जूल में आ गया। तो ये 1 किलोवाट तथा जूल में संबंध होता है 3.6 इंटू 10⁶। ये इसलिए बताया कि आप अगर नहीं आता तो आप निकालना सीख सकते हैं, ठीक है। फिर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, इस पर एक क्वेश्चन आता है आपका पक्का, यूनिट की संख्या बताइए, ठीक है। तो यूनिट की संख्या हमने n मानी, तो क्या होता है आपका, देखिए वोल्टेज लेना है, फिर आपका एम्पियर इंटू हावर। तो नीचे वाला फॉर्मूला देखो, यूनिट की संख्या कैसे निकालेंगे हम, वाट दिया होगा आपको, हावर दिया होगा, और डे दिए होंगे या फिर आपको हावर में दिया होगा, उसे डिवाइड करना आपको 1000 से, ठीक है। 1000 वाट से डिवाइड करना है तो हमारी यूनिट आ जाएगी, ठीक है, ये आपको याद रखना। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपके, अमीटर क्या होता है, ये मैंने आपको बताना भूल गया था इसलिए मैंने ले लिया। अमीटर देखिए क्या क्या होता है आपका, जिस वैद्युत उपयंत्र से हम धारा को मापते हैं, ठीक है, तो करंट को क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उसे हम अमीटर कहते हैं। इसे हमेशा सर्किट में सीरीज़ में जोड़ते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे सर्किट में कैसे जोड़ते हैं, हम सीरीज़ में जोड़ते हैं, ठीक है, इन सीरीज़। और आदर्श जो अमीटर होता है उसका प्रतिरोध हमेशा क्या होता है, 0 आता है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, आपका याद रखना है। इसमें से भी हमेशा पूछता ही है क्वेश्चन, ठीक है। अब वोल्ट मीटर क्या होता है आपका, देखिए जिस वैद्युत उपयंत्र यानी कि जिस इलेक्ट्रिक डिवाइस से हम क्या करते हैं, 2 बिंदुओं 2 पॉइंट के बीच का आपका वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं, ठीक है। इसे हमेशा सर्किट के संट में यानी कि पैरेलल में जोड़ते हैं, समांतर में जोड़ते हैं हमेशा वोल्ट मीटर को, ये भी याद रखना है। और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमेशा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ये आपको याद रखना है। आदर्श प्रतिरोध जो होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आपका क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, देखिए इससे भी हम करंट का ही मापन करते हैं, लेकिन ये क्या होता है आपका अति सूक्ष्म होता है, 10⁻6 एम्पियर के लगभग, ठीक है। तो इससे भी हम करंट नापते हैं गैल्वेनोमीटर से। इस पर भी एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपका, बैलेंस या अनबैलेंस सीरीज से। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें जाके देखिए, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है एक, उसमें ये आपके सवाल मिल जाएंगे इस पर आधारित सारे, ठीक है। तो एक बार वो भी चेक कर लेना अगर आप पे टाइम हो तो देखिए की पॉइंट्स अब ये आपके गैल्वेनोमीटर के हैं। तो गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में हम रेजिस्टेंस का तार जोड़कर उसको अमीटर बना सकते हैं, ठीक है, ये हम पे एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज क्या होता है हमारा, देखिए गैल्वेनोमीटर के श्रेणी में अधिक यानी कि उच्च प्रतिरोध लगाकर हम उसे वोल्टमीटर बना सकते हैं। ये हमारा क्या था आपका एक एडवांटेज था गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते रहेंगे हम आपको ऐसी अच्छी वीडियो में। और इनकी पॉइंट को ज़रा अच्छे से पढ़ लेना। और अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आते तो मेरी प्लेलिस्ट में जाना फिजिक्स की, ठीक है, उसमें मैंने न्यूमेरिकल कराए हैं
मोस्टली करा रखे हैं जिस टाइप के आपके न्यूमेरिकल आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आते हैं, तो एक बार उन्हें भी देख लेना अगर आप पे टाइम हो तो।